और बिहार की सियासत पर इस पूरी खबर पर हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। और आज यही हमारी विशेष चर्चा का विषय है, बिहार चुनावी वादों पर सियासी घमासान। आज हमारे विशेष चर्चा का विषय है बिहार चुनावी वादों पर सियासी घमासान। चुनावी वादों पर सियासी घमासान हमारी विशेष चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ नीरज कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। जयंत जिज्ञासु, आरजेडी के प्रवक्ता, जुड़े हैं। जयंत जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ समीर चौगांवकर, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। समीर सर, स्वागत है आपका। और जयंत जिज्ञासु, आपके साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करें, क्योंकि सवाल बहुत सारे महागठबंधन से पूछे जा रहे हैं और खासतौर पर आज जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो वादों की एक लिस्ट जारी की है, फहरिस्त जारी की है, संविदा कर्मियों को सभी को नियमित कर देंगे, सरकारी नौकरियां दे देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, जो जीविका दीदियां हैं उन सबको रेगुलराइज कर देंगे। कहां से ये फंड लाएंगे, कैसे करेंगे? बार बार आप लोग कह रहे हैं कि हमने सोच रखा है, हमने डाटा इकट्ठा किया। कुछ हम लोग के साथ भी शेयर करिए, पब्लिक को भी जानना चाहिए कि आखिर करेंगे कैसे। देखिए, हम आसमानी घोषणाएं नहीं करते हैं और हमारा कोई चमत्कार में भी यकीन नहीं। लेकिन इसी देश में आपने देखा कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके द्वारा जनता के बीच किए गए प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी के वायदे को जुमला बता दी। तो हम लोग न बहानेबाज हैं, न जुमलेबाज हैं, न अतीत पर प्रलाप करना जानते हैं। हमारा स्पष्ट कहना है और हमारी दृष्टि बहुत साफ है कि हम घोषणा पत्र में जो भी वायदे करेंगे उन सबको हम पूरा करेंगे वचनबद्धता के साथ। और हम तो ये चाहते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टीज पर मैनिफेस्टो में किए गए प्रॉमिसेस को बाइंडिंग कर दिया जाए। और जहां तक आप कह रहे हैं कि कैसे करेंगे, तो लोक कल्याणकारी राज्य को संविदा राज्य के साथ चलाए जाने के हक में हम लोग नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है, ये एडहॉक सिस्टम है, वो कुछ समय के लिए तो जारी रखा जा सकता है, लेकिन उसको अस्थायी व्यवस्था में नहीं तब्दील किया जाना चाहिए। और इसीलिए तेजस्वी जी की पहली चोट सरकार बनने के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट राज पर होगी। और हम चाहते हैं कि जैसे बीपीएससी के जरिए परीक्षा लेकर हमने बहाली की 1994 में भी 25,000 शिक्षकों की, बाद में राबड़ी जी के शासनकाल में भी, वैसे ही जब हम सरकार में आए हैं 2022 में, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक बार पुनः बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हमने एग्जाम लेकर किया। डिग्री लाओ नौकरी पाओ की नीति से बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ा। इसीलिए आज की जो घोषणा है, चाहे वो जीविका दीदी के मामले में हो या अन्य विभाग में भी जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे साथी हैं, नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, बेसिकली वो तो मैंने फहरिस्त कही, हर घर नौकरी, करीब करीब 3 करोड़ घर हैं। कहां से लाएंगे फंड, कहां से सृजित करेंगे नौकरियां? उतनी सरकारी पद भी नहीं है। ये सारे सवाल है ना मेन। ये देखिए, राजनैतिक दलों का काम राजनीति के जरिए सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक समता कायम करना है। जहां तक नौकरी की बात है, यह गवर्नेंस का एक सामान्य काम है और ये रूटीन काम है कि जितने वैकेंट पोस्ट हैं उस पर आप रेगुलर बहाली करें और जहां आवश्यकता है अनुपात को संतुलित करने के लिए वहां नए पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं। तो हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कैसे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, इसके बीच एक साम्य सामंजस्य दिखाई पड़ेगा। वैसे नहीं होगा कि जैसे अभी बिहार में आप देख लीजिए कि कुल बजट आपका जो है पॉइंट आ गया, क्योंकि मैं इतनी देर से इस तलाश में था कि शायद आपके जवाब में कोई मॉडल आएगा, कुछ बताएंगे। लेकिन आप देखिए 10 लाख नौकरियां हैं करीब बिहार में, सरकारी नौकरियां। आप 3 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। कहां से देंगे, कैसे देंगे, कैसे इतने पद सृजित कर देंगे, कौन सरकारी नौकर हो जाएंगे? ये आपके पास कोई आंकड़ा है नहीं? आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, हम जरूर करेंगे, हमने इच्छा शक्ति है। जरूर इच्छा शक्ति होगी, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन एक कोई खाका, कोई डेटा, कुछ है आपके पास कि कैसे देंगे, फंड कहां से लाएंगे? जी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे अभी देखिए कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन 40,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है शराब माफियाओं के द्वारा। मैं नहीं कहता, पटना उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं पूर्णेंदु, उनका फैसला है और उन्होंने कहा कि बिहार सरकार में बैठे अधिकारी, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी और शराब माफियाओं के बीच एक नेक्सस है, जिसके चलते ये लोग शराबबंदी के पक्ष में हमेशा दलील पेश करते हैं।
शराब, जहरीली शराब पीने से मरने वालों के इस परिजनों बात का को जेल सरकारी में नौकरी से धकेला कोई जाता लेना है, देना हो तो सर बनाने जोड़िए। वालों पर मैं नहीं। बहुत हम धैर्य से कह रहे आपकी हैं कि बात जो सुन रहा हूँ बंदर बांट कि है, इसका जो क्या बंदर मतलब है बांट सरकारी नौकरी से। जी जी मैं सुन रहा हूँ, नहीं, बताइए। ये मतलब है ना कि हम कह रहे हैं कि सरकार के राजस्व को जो बंदर बांट किया जाता है, विज्ञापन पर पानी की तरह पैसे बहाए जाते हैं, जो 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 कॉस्ट वेरिएशन है, ठीक है, जो ठीक है, कुछ एस्टिमेट पैसे आ गए, घोटाला है, 3 उस पर करोड़ हम अंकुश लगाएंगे और ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के 3 साथ लाख हम 17,000 बिहार करोड़ के का बजट है। संसाधन का 3,17,000 सदुपयोग करोड़ करेंगे। का बजट है बिहार सरकार का। आप उस बजट से बाहर तो जाएंगे नहीं। आप अच्छा, यही कह रहे हैं ना कि बंदर बांट हो जाती है, नहीं वो नहीं, लेकर आएंगे। जो आप नौकरियां देने को कह रहे हैं बता रहे 3 हैं करोड़ आपको। लोगों को 50,000 रुपए महीने भी देंगे, तो कहां बजट पहुंच अच्छा, जाएगा? आपने सोचा अच्छा, है इसके बारे में? अभी 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 जो 10-10 हजार रुपये ऋण दिए गए, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की उन्हीं जीविका दीदियों के लिए, हम आपसे कहना चाहते हैं कि 3,17,000 करोड़ का बजट, जुलाई में 58,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट और जो आकस्मिक निधि से 20,000 की निकासी, उन सबको हम जोड़ दें 3,95,000 करोड़ हो गया, जिसमें 2 लाख करोड़ का कमिटेड एक्सपेंडिचर है और 1,95,000 करोड़ जो टोटल फंड बचा है, उसी से पुल पुलिया रोड बिल्डिंग बनाना है इस सरकार को। अब बताइए कि मई 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक जो 1,15,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई और मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान 50,000 करोड़ की योजना की घोषणा की, कुल मिला के 7,08,729 करोड़ का एक्सपेंडिचर होगा। यह सरकार बताए कि कैसे लाएगी? अरे वो बताएंगे, छोड़िए। आप तो जो आपका वो है, मैं यही सुनना चाह रहा था। आप उनको कह रहे हैं कि वो कैसे पूरा करेंगे। वो तो रनिंग में है, वो पूरा नहीं कर पाएंगे, सामने आएगा। लेकिन आप जो दे रहे हैं वो 17 लाख करोड़ रुपए का आपका आंकड़ा है पूरा। अगर 3 लाख 2 करोड़ 90 लाख लोगों को अगर आप नौकरी देते हैं, फिलहाल ठीक है। आपके पास बताया कि हम अखबार की कोई सुर्खियों डेटा को आप दे भी मैनेज नहीं नहीं सकते, तो आप करेंगे। देंगे कहां से? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं देंगे। जैसे अगर दूरदर्शन है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर, अगली बार हम आता इसके हूं। जरिए अपनी नीरज जी, योजनाओं कितना को ले पॉसिबल है जाएंगे ये जनता चुनावी, के बीच? कितना पॉसिबल है ये जो चुनावी जो वादा है, ये कितना पॉसिबल है? और ये कह रहे हैं कि जब आप 10,000 रुपए दे रहे हैं तो आप भी अपने जो लिमिट्स हैं उसको क्रॉस कर रहे हैं। इनका मतलब है जो फंड्स की लिमिट्स हैं उसको आप नहीं पूरा कर पाएंगे। यही सवाल है, ये मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। ठीक है, आपका सवाल पूछ लिया सर जिज्ञासु जी। बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया था। मैं पहली बात, ये कर्ज की राशि नहीं है, ये उनको व्यापार करने के लिए सहायता दी गई है, कोई वापस नहीं करना है। आरजेडी के लोग इस पर भरम नहीं फैलाए। नंबर 1 बात सुन लीजिए, ऋण है। अरे सुन लीजिए साहब, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। नंबर 2 बात, तो उन्होंने कहा कि इतने जो घोषणाएं हुई हैं अगर सबको लागू करते हैं तो बिहार का बजट हो जाता है 7 लाख करोड़ रुपया। कंक्रीट योजना इसकी एनडीए के पास है। आपने थोड़ी पढ़ाई की है, लेकिन शायद आपने पूरी पढ़ाई इसकी नहीं किया, पूरा अध्ययन नहीं किया। बिहार पी बोर्ड पर काम करने जा रहा है। यहाँ बिहार सरकार का पैसा नहीं लग रहा है, उद्योगपतियों का पैसा लगेगा, उससे सड़कें बनेंगी, उससे विकास होगा और उससे बिहार के राजस्व पर लाभ होगा। उसका आंसर आपको मिल गया। नंबर 3 बात, जो तेजस्वी यादव जी ने आज घोषणा किया, झूठ का पुलिंदा, साहब क्या बात करेंगे आजीविका दीदी की? ये तो जीविका दीदी की आजीविका छीन लेने वाले लोग हैं ना। आजीविका छोड़िए, इनके समय में तो प्राण के संकट पड़े हुए थे, प्राण के लाले पड़े हुए थे महिलाओं के बिहार में। मैं एक गणित समझाता हूँ इनको। अगर ये 30-30 हजार रुपया पर मंथ सभी जीविका दीदियों को देते हैं, मंथली सैलरी होती है साहब 390 अरब रुपये। हिंदुस्तानी भाषा में कहें 390 अरब रुपये। इसको अगर 12 से गुना करते हैं, सालाना जोड़ते हैं, तो 46 खरब 80 अरब रुपये होते हैं ये, जो कि बिहार का आज वर्तमान बजट है। सुन लीजिए साहब, जो आज बिहार का वर्तमान बजट है उसका ये 15.5 गुना होता है। 15.5 गुना। ये राशि कहां से लाएंगे? सिर्फ लोगों को इनको मालूम है कि सत्ता में इनको आना नहीं है, बस कुछ भी झूठ बोल दो, चुनावी जुमला फेंक दो। ये जुमला फेंकने का काम कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी की पढ़ाई लिखाई भी शायद कम हुई है, इतने गणित को वो नहीं समझ पाते हैं। क्या 16 गुना बिहार के बजट को बढ़ा देंगे वो? इस तुरंत में संभव है क्या? ये बिल्कुल असंभव बातें कर रहे हैं। ये लोगों को ठगने, भरम फैलाने काम कर रहे हैं। और महागठबंधन का हाल देखिए ना, अभी ये 12 सीटों पर कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट करेंगे। अभी मैं जयंत कासू जी का एक सवाल से और पूछना चाहता हूँ। अभी ये कह रहे थे कि बिहार में शराबबंदी है, राजस्व का लॉस हो रहा है। क्या ये दावे से कह सकते हैं आपके टीवी चैनल पर कि जब ये सरकार में आएंगे तो शराबबंदी की समाप्ति की घोषणा करेंगे, शराबबंदी को समाप्त करेंगे? अगर हिम्मत है तो कहीं ये बोल के दिखाइए बात। ये खाली जुमलेबाजी करने से नहीं होता साहब कि टीवी पर बैठे और कुछ भी बोल दिए जनता को भ्रमित करने के लिए। अगर सच में ताकत है तो बताइए कि आप अगर बिहार में आएंगे तो क्या शराबबंदी को समाप्त करेंगे, या आपको बताना चाहिए जनता को, भ्रम में नहीं रखना चाहिए, स्पष्ट करिए।
हम लोग शराबबंदी का समर्थन करते हैं। शराबबंदी से बिहार की महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस से बिहार में काफी कमी आई है शराबबंदी से। एक बात मेरे जहन में आती है कि जो जिस तरह से जो भी तेजस्वी यादव ने वादे किए हैं, जाहिर से तौर पर उनका एक वोट बैंक है, उनके साथ में लोग हैं, जो लोग उनकी बात पर विश्वास करेंगे। आप कह रहे हैं कि ये फीजिबल नहीं है, तो कैसे लोगों को बताएंगे? क्या कोई तरीका है आपके पास? बिल्कुल हम लोग बता रहे हैं। और बिहार बुद्ध की धरती है। ये यहाँ बुद्धिहीनों की धरती बिहार नहीं है। बुद्धिहीन लोग आरजेडी में है। यहाँ के लोगों को ठगना आसान नहीं रहा कि पहले की तरह कुछ बोल के ठग लीजिएगा। आपके माता पिता ने आपने बहुत साल ठगा बिहार को, बहुत साल ठगा, बर्बाद किया, तबाह किया। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। मैं समीर चौगावकर जी के पास आता हूँ। ठीक है, आपका कहना है कि बिहार के लोग इतने होशियार हैं कि वो देख समझकर जानकर उसका आकलन करके देंगे। आ रहा हूं आपके पास जिज्ञासु जी, एक बार समीर जी को अपने साथ इस चर्चा में जोड़ लें हम लोग। समीर जी, आपको लगता है कि ये जो वादे हैं, ठीक है, इनका जो भी प्रॉस एंड कॉन्स होगा, जाहिर से तौर पर सियासी मौसम है, तो चुनावी मौसम है, तो ये घोषणाएं बड़ी लाजमी है, लेकिन कितना फीजिबल है ये? और क्या वोटरों को इसका ब्रेकअप जानने का अधिकार नहीं है कि भाई देंगे कैसे आप? देखिए, निश्चित रूप से वोटरों को ये सब जानने का अधिकार है, लेकिन जनता ये जानने के चक्कर में पड़ती नहीं है। राजनीतिक दल भी जानते हैं कि चुनाव के समय हम घोषणाएं कर दो, चुनाव के बाद वोट मिल जाएगा, नोट दो, और वोट लो का जो सिस्टम शुरू हो गया है कि भाई पहले चुनाव के पहले जनता के कुछ योजनाएं लागू कर दो, कुछ पैसा उनका अकाउंट में डाल दो और उनके तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा कर दो कि सत्ता में आने पर हम ये करेंगे। वोट लेने के बाद उस योजनाओं को लागू करना संभव नहीं होता। और बिहार जैसे राज्य के अंदर कि जहां पर भाई 3.5 लाख करोड़ का पहले से ही लोन है, और आज अगर देखा जाए तो प्रतिदिन बिहार 63 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाता है। और अगर साल भर का देखें तो 42,000 करोड़ रुपया लोन और ब्याज की सूद के चुकाने में बिहार सरकार को चाहिए। ऐसे राज्य में जो इतना गर्त में डूबा हुआ, उसमें इतना पैसा लाना मुझे लगता है तेजस्वी के लिए किसी भी तरह में संभव नहीं है। और तेजस्वी यादव को भी इस तरह की घोषणा करने से बचना चाहिए कि हर घर से हम एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, ये संभव नहीं है। बेहतर ये होता है कि आप ये कहते हैं कि भैया बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर अस्पताल देंगे, बेहतर एजुकेशन देंगे, जिससे जो पलायन हो रहा है, जो बाहर जा रहे हैं रोज करने, उनको हम छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए बिहार में देंगे, जिससे वो घर में अपने शहर में व्यवसाय कर सके। इस तरह की योजनाएं अगर सरकारें बनाए, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, तो लगता है बिहार का भविष्य ज्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से चुनाव के मौसम में घोषणा कर देना। और अब देखिए 35 साल से सत्ता में लालू और नीतीश कुमार का राज है। अगर 20 साल 15 साल देंगे तो लालू प्रसाद रहे और 20 साल नीतीश कुमार रहे। 35 साल के राज के अंदर अगर इस तरीके से अगर योजना सरकार के पास थी तो बचता 35 साल में तो बिहार सोने की अंडे देने वाली मुर्गी में तब्दील हो जाना चाहिए। इतना विकास उसके अंदर हो जाना चाहिए ताकि दुनिया के तमाम लोग बिहार में आके नौकरी करते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के लोग पलायन करके बिहार चले जाते हैं। अगर बिहार में इतना ही विजन वहां के नेताओं में होता तो मुझे लगता है सब चुनावी वादे हैं, चुनाव के लिए किए जा रहे हैं, इसका कोई बहुत असर नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपए की जो योजनाएं दी है वो एक जमीन स्तर पर बहुत काम करने वाली है। और मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे वोट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं लागू की है बिहार के लिए, उसका जनता के अंदर बहुत क्रेज है, बहुत बिहार के लिए उन्होंने किया है, तमाम तरह की योजनाएं लागू की, उसका असर बिहार की जनता में होगा। और सभी राजनीतिक दलों को जो संभव हो उसकी घोषणा करनी चाहिए। ठीक बात है, जो संभव हो उसकी घोषणा करनी चाहिए। जिज्ञासु जी से आपका ही जो बात है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रश्न पूछूंगा। आपके पास बहुत सारे जवाब देने थे आपको जिज्ञासु जी, उनको तो आप दीजिएगा ही थोड़ा संक्षेप में। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो योजना है जिसमें 10,000 रुपए हर उनको दिए गए जीविका दीदियों को, क्या आपको लगता था कि ये गेम चेंजर ना हो जाए, इसलिए ये कहा गया कि भाई उनको रेगुलर कर देंगे, उनको सरकारी नौकरी दे देंगे, उनको 30,000 रुपए की सैलरी कर देंगे? क्या ये वजह थी? नहीं। देखिए, इसका हमारी सरकार के बनने नहीं बनने से लेना देना नहीं। दरअसल जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका भी रही, हमने देखा कि मनरेगा के मजदूर से भी कम उनका मेहनत आना है और उनका परिवार ठीक से नहीं चल पाता। जीविका दीदी के संबंध में जो अभी कहा है हमारे वरिष्ठ साथी ने, निश्चित तौर पर यह ऋण के शक्ल में दिया जा रहा है और फिर 6 महीना बाद जो है 2 लाख या जो भी ये लोग देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका शर्त है और बहुत एक्सक्लूजनरी है। इसीलिए हमने चाहा पे मिलेगा। ये बात डे 1 से सभी को पता है, मुझे लगता है। लेकिन वो जो लोग हैं उनको भी पता है कि अगर आप बेहतर परफॉर्म करेंगे आपका बिजनेस बढ़ेगा, और अगर आपको 2 लाख रुपए के लायक आपका बिजनेस बढ़ता है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मैं वही कह रहा हूं कि अभी कुल मिला के 1,40,00,000 के आसपास जीविका दीदियां कार्यरत है। और तेजस्वी जी ने जो कहा है वो कम्युनिटी मोबिलाइजर के लिए कहा है, जिनकी संख्या करीब 2 लाख है।
ये कह रहे हैं कि सारे के सारे हम सारे लोगों को हम 5 लाख तक की बीमा उनका हो जाए, उन पर जो ऋण है उसको हम माफ करने की बात कर रहे हैं, और पहले 2 वर्ष तक उनको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ब्याज मुक्त हम ऋण देंगे। ये मौलिक अंतर है। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि ये अभी 1-2 बातें जो कह रहे थे कि फ्रेंडली फाइट है वगैरह वगैरह, हम कह रहे हैं कि 2020 का विधानसभा चुनाव याद करना चाहिए। जनता दल, समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक नहीं अनेक जगहों पर दोस्ताना संघर्ष हुआ था। तो इसलिए ये तो कोई बात ही नहीं है, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो निश्चित तौर पर डायलॉग डेलिब्रेशन डिसेंट भी होगा, कुछ जगहों पर सहमति नहीं बनती, लेकिन नामांकन वापसी की जो तारीख मुकर्रर की जाती है वो कल तक है द्वितीय चरण के लिए। तो कई जगहों पर हमारी बातचीत चल रही है, बहुत संभव है कि एक ही प्रत्याशी कम से कम द्वितीय चरण में जिन लोगों ने दाखिल किया वो। एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपसे, वो ये है कि इन्होंने कहा कि ये घोषणा करेंगे। आज मैं आपके सामने सार्वजनिक तौर पर दूरदर्शन के माध्यम से ये बताना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि शराबबंदी की जो दोषपूर्ण त्रुटिपूर्ण नीति है उसकी हम बहुत कड़ी समीक्षा करने जा रहे हैं, और जो व्यवसायी जो पारंपरिक रूप से ताड़ी चुआने के पेशे से जुड़े हुए हैं पासी समुदाय के लोग, उनकी लंबे समय से मांग है कि जैसे लालू जी ने ताड़ी कर हटाया था तो ताड़ी को इससे मुक्त उनका तो सीधा सवाल था कि ये शराबबंदी बंद कर देंगे क्या या नहीं। देखिए समीक्षा करेंगे, उस पर हम बैठक कराएंगे। हम शराबबंदी को बंद करने की बात नहीं, नई सरकार आएंगी कराएंगी, ठीक है। मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में। नीरज जी सुन लीजिए ना, आप ही की बातों को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, ठीक है सर। अरे सुनिए ना मेरी बात, जिज्ञासु जी आपको पॉइंट आ गया, मैं समझ गया। समीक्षा कराएंगे, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जैसे लालू जी के समय में जो ताड़ी बेचते थे, आपने बताया वो सारी चीजें, नहीं उनके पेट पर लात मार दी गई है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आखिरी बात नीरज जी आखिरी बात कि 9,36,949 मुकदमे दर्ज किए गए, 14,32,837 लोग गिरफ्तारी हुई, जिसमें नए 14 लाख में आप देख लीजिए कि 14,20,700 से अधिक गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग जेल में, यानी 99% से ज्यादा लोग जो कमाने वाले थे उनको जेल में ठूस दिया गया है। कैसी शराबबंदी की नीति है? पहले गांव जगह जगह इन्होंने ठेके खुलवाए। बोलिए, ये शांत रहिए, मेरा टर्न। ये अभी बात कर रहे थे कि आप बीच में डिस्टर्ब कर दिए ना, बोलते नहीं। 31 लाख जीविका दीदी लखपति हो चुकी है बिहार में आज की तारीख में, और आने वाले 1-2 वर्षों में सारी की सारी जीविका दीदी 2020 में घोषणा की थी नीतीश जी ने कि जैसे एक सिर में मत बोलिए सर, होती है, जैन जी बीच में मत बोलिए। बिहार के लिए ठीक वैसे ही काम कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, और जब भारत विकसित राज्य बनेगा तो बिहार उसका इंजन बनेगा, विकसित बिहार बन करके। और ये विकास का काम एनडीए ही कर रहा है, और बिहार की जनता को एनडीए पर ही भरोसा है। बगल में पटना के बगल में राघोपुर है साहब, जहां से पूरा का पूरा लालू परिवार पिछले 40 वर्षों से विधायक रहा है, राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, वहां भी लोगों ने सड़क नहीं दिया, वहां भी सड़क हमारी एनडीए सरकार ने दिया, वहां भी सड़क नीतीश कुमार ने नहीं दिया। आज वहां के लोग भी बड़े खुश हैं, इनके झूठे बहकावे पे, झूठे दावे पे जनता ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आप दोनों लोगों का पॉइंट आ गया, आप दोनों लोगों का पॉइंट आ गया। नीरज जी आपका, जैन जी आपका, समीर जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।